retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू इस पॉइंट पर अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर पूरी तरीके से अटैक कर रहा था हार्मोनी के ऊपर। और अब गोकू के पास उसकी पूरी एनर्जी है, मतलब कि वो अब होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं करेगा हार्मोनी के खिलाफ, क्योंकि हार्मोनी के पास भी इस पॉइंट पर फुल एनर्जी है, तो वो भी होल्ड बैक नहीं करता। वो गोकू की स्पीड से यहाँ पर थोड़ा सा परेशान देखने को मिलता है, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ हार्मोनी गोकू से डोमिनेट कर रहा था। इस पॉइंट पर यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय ये पूरी तरीके से शॉक होते हैं। वो कहते हैं क्या वो गोकू से डोमिनेट कर रहा है? कि यूनिवर्स 11 का सुप्रीम काय कहता है शिन तुम क्या अंधे हो गए हो, तुम देख नहीं सकते कि यहाँ पर हार्मोनी सन गोकू से डोमिनेट कर रहा है। यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 7 इन दोनों के ही सुप्रीम काइज आपस में ही आर्ग्यू कर रहे थे। सारे ही एंजल्स काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, जैसे कि क्या अल्ट्रा इंस्टेंट के ऊपर कोई लेवल हो सकता है और क्या गोकू इसे जीतेगा। लास्ट टाइम गोकू ने जो किया था वो अनबिलीवेबल था। पीरस अपने सर को ज़रा अलग साइड कर देता है और मैच देखने लगता है। फिर गोकू एकदम से अपने अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर ही पावर अप करने लग जाता है, अपने कायोकेन को तक मिक्स कर देता है, बट ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता कि तभी कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ होती है कि गोकू एकदम से एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसके पास सुपर सैयन 3 की तरह होते हैं और यहाँ पर हार्मोनी और गोकू के बीच जितना पावर गैप था वो सब फिल तो होता ही है, और उसके ऊपर से गोकू हल्का ऊपर निकल जाता है, मतलब कि अब गोकू इस बैटल में डोमिनेट कर रहा था और उसकी स्पीड ये भी इंक्रीज़ हो गई है। पहले गोकू की स्पीड हार्मोनी के लिए थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट अब हार्मोनी उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा। इस पॉइंट पर यूनिवर्स 11 के मेंबर्स पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। बेलमॉथ कहता है एक मिनट, ये हुआ क्या? क्या उसने अल्ट्रा इंस्टेंट के एक अलग लेवल को अचीव कर लिया है? इस पॉइंट पर कुसु कहती है लग तो ऐसा ही रहा है। पॉइंट पर जो वीस है वो यहाँ पर वेडॉफ से कहता है तुम जानती हो जब भी सन गोकू डोमिनेट करता है तब ये चीज़ उसके अपोनेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होती है, क्योंकि गोकू ये बैटल करते समय एक लेजेंड बीस्ट बन जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोकू को। गोकू एकदम से सारे ही कैडेट्स की तरफ देखता है और फिर वो हार्मोनी की तरफ देखकर कहता है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब एहसास है, मैं अपने माइंड से सोच सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, मैं अपने एक्सप्रेशंस को दर्शा सकता हूँ, बट इन सब के अंदर अजीब चीज़ ये है कि मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज़ कर रहा हूँ, ये अल्ट्रा इंस्टेंट में होता ही नहीं है, आखिर ये क्या है? हार्मोनी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और गोकू इस पॉइंट पर उसे डॉज नहीं करता, बल्कि उसके पंच को अपनी एक फिंगर से ब्लॉक करता है। और यहाँ पर हार्मोनी पूरी तरीके से शॉक था कि तभी गोकू एकदम से हार्मोनी के ऊपर एक फाइनल अटैक करके उसे एलिमिनेट कर देता है। हार्मोनी को एलिमिनेट करना ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, बट गोकू और उसके बीच पावर्स का इतना बड़ा गैप एकदम से आ जाता है, जिस चीज़ को देखकर गोकू खुद भी काफ़ी ज़्यादा शॉक था। टूर्नामेंट ऑफ पावर के इस पॉइंट पर सारे ही यूनिवर्सेस एलिमिनेट हो गए हैं, एक यूनिवर्स को छोड़ के। सुपर शेंड्रॉन को समन किया जाता है और विश मांगी जाती है। ग्रैंड प्रिंस गोकू की विश मांगते हैं कि सारे यूनिवर्सेस को रिवाइव कर दिया जाए। और हम देखते हैं बुल्मा और चीला ये दोनों बात कर रही थी। यहाँ पर जो बुल्मा है वो सवाल पूछती है इसका ये मतलब है कि ब्रोली ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में हर किसी को मैनिपुलेट किया था, पर कैसे? और चीला इसका रिप्लाई करती है, वो कहती है कि ब्रोली ने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के माइंड को कंट्रोल किया और उन्हें कंट्रोल करने के बाद उनके डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया। उनके माइंड को कंट्रोल करने के बाद, उनके डिसीजंस को चेंज करने के बाद, कुछ मॉडल्स को मैनिपुलेट करने के बाद उनके एंजल्स को तक मैनिपुलेट किया गया। उसने सबसे पहले मैनिपुलेट किया था मार्करेटा को, और मार्करेटा को मैनिपुलेट करने के बाद जब उसने बाकी एंजल्स के ऊपर ध्यान दिया तभी मार्करेटा ने यहाँ पर एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया था।
बुल्मा कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने यूनिवर्स 7 को मैनिपुलेट किया होगा, क्योंकि यूनिवर्स 7 के कैंडिडेट्स मैनिपुलेट हो ही नहीं सकते। पिकालो, वीज, बीरस, वेजेटा, गोकू ये सब मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो इतने जल्दी इसका शिकार नहीं होंगे। चिरा इस पॉइंट पर कहती है तुमने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि वेजिटा पहले प्राइड की काफ़ी सारी बातें करता था और वो हमेशा से कोको को सरपास करना चाहता था, और अब उसके इंटेलिजेंस पूरी तरीके से चेंज हो गए। उसने इस पॉइंट पर फ्रीजा को भी कुछ भी नहीं कहा था टूर्नामेंट ऑफ पावर में। आखिर ऐसा क्यों? उसने फ्रीजा से कोई भी कन्वर्सेशन किया ही नहीं इस बारी। अब बुल्मा एकदम से सोचने लगती है। वो इस पॉइंट पर सोच रही थी कि आखिर वीज एकदम से इतनी ट्रेनिंग क्यों करा रहा था गोकू वेजिटा को, तो मे बी वीज को यहाँ पर मैनिपुलेट किया होगा और फिर वीज ने काफ़ी सारी चीज़ें बीरस से छुपाई है, तो फिर चांसेस काफ़ी आए हैं कि वीज को मैनिपुलेट किया हो। और साथ ही में वेजिटा का पूरा नेचर ही बदल चुका है। वो पहले काफ़ी ज़्यादा बातें करता था उसके प्राइड के बारे में, सैयन रेस के बारे में, पर उसने ये सब बोलना जैसे बंद ही कर दिया है। कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। फिर वेडोस कहती है एनीवे अब इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो अच्छा रहेगा। ग्रैंड प्रीस्ट ने ब्रोली को ये सब करने के लिए कहा था। वो देखना चाहते थे कि ब्रोली ने कितना सीखा है, और ब्रोली ने इनफ चीज़ों को सीख लिया है, तो अब ब्रोली काफ़ी जल्द उसकी मिशन पर चले जाएगा। बस मुझे बुरा लगता है कि आज वो हमारे साथ नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक आवाज़ सुनते हैं। इस पॉइंट पर यह आवाज़ कहती है तो मिस्टर ब्रोली अब तुम तुम्हारे मिशन के लिए जा सकते हो। तुम्हारा मिशन ये थोड़ा सा आसान है। तुम्हें यहाँ से सबसे पहले बाहर जाना है। तुम एक ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी होगा तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं ओमनी किंग, कोई एंजल, ना ही कोई डिस्ट्रॉयर, हम में से कोई भी उस लोकेशन पर नहीं जा सकता, और कोई मॉडल, कोई गॉड नहीं जा सकता। बस तुम जा पाओगे क्योंकि तुम एक अलग स्पीशीज़ हो, और ना केवल एक अलग स्पीशीज़ हो, तुम्हारे पास कोई टाइटल नहीं है। यहाँ से बाहर जाते ही तुम्हें कुछ डीमंस मिलेंगे। तुम्हें सबसे पहले उन डीमंस को ख़त्म करना है, और फिर तुम्हें पता लगाना है कि आखिर उस सील को ब्रेक करने वाली जो की है वो तुम्हें कहाँ मिलेगी, और तुम्हें उस की को लाकर इस सील के सामने उसकी जान लेनी है, और इसके बाद हम लोग पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। फिर ग्रैंड प्रीस्ट ब्रोली को लेकर एक क्रैक के पास लेकर आ जाते हैं। ये जो क्रैक है वो डायमेंशन में पड़ा हुआ था, और अगर इस क्रैक के अंदर से ब्रोली जाता है तो फिर ब्रोली आसानी से बाहर निकल सकता है, पर ग्रैंड प्रीस्ट या फिर ज़ेनोसामा ये इस क्रैक के बाहर जा ही नहीं सकते। जैसे ही ब्रोली उस डायमेंशन के बाहर आता है तब वो सबसे पहले देखता है एक डीमन को। वो डीमन जैसे ही ब्रोली को देखता है वो एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है। वो कहता है आखिर तुम हो कौन? ब्रोली इस पॉइंट पर पूरी तरीके से साइलेंट होता है। वो सवाल करता है क्या तुम की हो? कि तभी वहाँ पर दूसरा डीमन आता है और वो कहता है तुम आखिर देख क्या रहे हो? ये की के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब कि ये मैं भी उस सील्ड एरिया से आया है, जल्दी से इसे ख़त्म करो। और यहाँ पर दो डीमंस ब्रोली के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस पॉइंट पर ब्रोली फिर एक बार काफ़ी ज़्यादा साइलेंटली और पोलाइटली सवाल करता है कि तुम में से की कौन है, बट ये लोग इस पॉइंट पर ब्रोली के ऊपर अटैक कर देते हैं। ब्रोली इनके अटैक्स को डॉच करने के बाद भी यही सवाल करता है, और काफ़ी ज़्यादा काइंडली वो ये सवाल कर रहा था कि तभी उनमें से एक डीमन एक ऐसा अटैक सीधा ब्रोली के ऊपर कर देता है, जिस अटैक को ब्रोली तो डॉच कर लेता है, बट वो जो अपने फ्रेंड का एक ईयर पहनता है, बाका एक ईयर पहनता है, वो हल्का सा 1% डैमेज हो जाता है उस अटैक की वजह से। और इस चीज़ से ब्रोली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो इस पॉइंट पर एकदम से अपने मुंह को पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरी काइंडनेस को मेरी कमज़ोरी समझ रहे थे, तो मैं तुम्हें अपना इविल साइड दिखा ही देता हूँ। ये कहते ही ब्रोली जैसे अपनी सुपर सेवन 1 में ट्रांसफॉर्म करता है, और वो इस पॉइंट पर गुस्से से चीख रहा था। वो कहता है तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो चीज़ें तुम करते हो उसका रिएक्शन कितना भयंकर हो सकता है। और फिर एकदम से जो ग्रैंड प्रीस्ट थे वो उस सील के पास खड़े थे कि उन्हें ब्रोली की एनर्जी की सेंस होने लग जाती है, और ये एनर्जी की सीरियसली काफ़ी ज़्यादा मैसिव थी। अब यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट रियलाइज़ कर चुके हैं कि ब्रोली बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला, या फिर हर किसी को काफ़ी बुरा पनिश करेगा।
ये जो आवाज़ था इसका हल्का इम्पैक्ट यहाँ पर पुलमा सुन पाती है अपने रूम के अंदर, और उसके साथ चिल्लाई भी थी। चिल्लाई इस आवाज़ को हल्का सुन पाती है और कहती है ये आवाज़ थोड़ी सी जानी पहचानी है। पुलमा कहती है चलो बाहर जाकर देखें कि आखिर हुआ क्या। पिकोलो जब इस आवाज़ को सुनता है तब वो एकदम से समझ जाता है कि ये आवाज़ ब्रोली की है, और वो इस पॉइंट पर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाने के बारे में सोचता है, पर वो ऐसा करता नहीं। इस पॉइंट पर जो वीस है और बीरस है वो दोनों एकदम से वीस के स्टाफ में देखने लग जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ यूनिवर्स 7 से ही आ रही है, पर यूनिवर्स 7 के हर एक एरिया को ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसे देखकर वो ये कह सके कि ये यूनिवर्स 7 में हो रहा है। और बाकी एंजल भी ये चीज़ कर रहे थे, पर उनके भी हाथ कुछ नहीं लगा। ब्रोली की वजह से डायमेंशन में अब और भी ज़्यादा दरारें आने लगती है, और इस पॉइंट पर जो पीरस है या फिर ग्रैंड प्रीस्ट है, कोई भी गॉड इसके बाहर नहीं जा सकता इतनी दरारों के आने के बाद भी। ब्रोली ने देखते ही देखते सारे डीमंस को, सारे ही वार्डन्स को जान से मार दिया था, और अब उसे कोई नहीं बता सकता था कि आखिर वो की है क्या और आखिर वो उसे कहाँ मिलेगी। इस पॉइंट पर यहाँ पर ब्रोली ने सारे वार्डन्स को, सारे ही डीमंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, जिससे कि अब यहाँ पर बस उसे एक ही एनर्जी की सेंस हो रही थी कि तभी ब्रोली को यहाँ पर एक कैंडिडेट देखने को मिल जाती है जिसे पूरी तरीके से बंद किया गया था। ब्रोली उसके पास जाता है और उसे सवाल पूछता है आखिर तुम हो कौन, तुम कोई डीमन या फिर वार्डन तो नहीं लगती। इस पॉइंट पर वो यहाँ पर बताती है कि असल में वो ही की है, और जब ब्रोली इस चीज़ को सुनता है वो कहता है अच्छा तो तुम की हो तो जल्दी से इस सील को ओपन कर दो जिससे कि ग्रैंड प्रीस्ट बाहर आ सके। पर इस पॉइंट पर वो काफ़ी ज़्यादा अजीब रिएक्शन देती है। ब्रोली समझ जाता है कि उसके ठीक पीछे कोई है जो अपनी एनर्जी की को काफ़ी लंबे टाइम से कंप्रेस कर बैठा था, और ब्रोली के ठीक पीछे काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बीइंग था। और ब्रोली उसे देखने के बाद कहता है तो ठीक है, अब मुझे शायद से थोड़ा सा ऊपर का लेवल यूज़ करना चाहिए, मे बी सुपर सैयन 3। इन दरारों में से ग्रैंड प्रीस्ट सारी चीज़ों को झांक कर देख रहे थे। ग्रैंड प्रीस्ट रियलाइज करते हैं कि अब जो सील बाकी गॉड्स ने ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर लगाया है, मतलब इस पूरे मल्टीवर्स के ऊपर लगाया है, अब उसे ब्रेक किया जा सकता है। और ब्रोली उस बड़े बीइंग को एकदम से एक अटैक के अंदर ही ख़त्म कर देता है, और वो भी उसके बेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। जैसे ही ब्रोली लास्ट वार्डन को ख़त्म करता है, वैसे ही वो जो फीमेल कैरेक्टर थी, मतलब कि जो की थी, वो इस पॉइंट पर ब्रोली से कहती है एक मिनट में ये सारी चीज़ें पहले ओपन करो, उससे पहले क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। ब्रोली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, तो वो कहता है ठीक है तुम बात कर सकती हो। ब्रोली एकदम से नीचे बैठ जाता है। वो ब्रोली को बताती है कि उसके मॉम डैड ने विलेज के लिए काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस किया था, बट जब उसका जन्म हुआ तभी से जिसने उसकी देखभाल करने का प्रॉमिस किया था उसने कभी उसके प्रॉमिस को निभाया ही नहीं। वो आगे बताती है कि मेरे विलेज के लोगों ने मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो ब्रोली है वो उसकी सारी बातें सुनता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम आगे अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से जी सकती हो, तुम बस अभी गेट को ओपन कर दो। वो एक स्माइल करती है और समझ जाती है कि ब्रोली को कुछ नहीं पता। वो सील की तरफ चलने लगती है, और जब वो सील के काफ़ी ज़्यादा पास पहुँचती है वो अपने आप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। इस एक चीज़ ने ब्रोली को काफ़ी बड़ा ट्रॉमा दे दिया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो ब्रोली को अपना मानकर उससे बात कर रही थी, और ब्रोली को आधा समय भी नहीं हुआ था। ब्रोली को ये पता ही नहीं था कि एक ज़िंदा चीज़ है, मतलब उसे ये पता था कि एक ज़िंदा चीज़ है, पर उसे मारना पड़ेगा ये ब्रोली को नहीं पता था। अगर ब्रोली को ये पता होता तो वो कभी आता ही नहीं, वो खुद की डेथ को एक्सेप्ट कर लेता। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गोकू और ग्रेनोला को। ये दोनों आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे, और इनके खिलाफ यहाँ पर वेजिटा और गोहान थे कि तभी गोकू के माइंड में एकदम से पेन होने लगता है। गोकू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, और गोकू के माइंड में एकदम से किने आती है, और यहाँ पर किने पूरी तरीके से रो रही थी। किने कहती है मैंने तुमसे कहा है बात मान लो, तुम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। असल में बारडॉग और किने इन दोनों के बीच में एक कांच लगा हुआ है, और बारडॉग उस कांच पर पंचेस कर रहा है। पंचेस करते करते उसके हाथ इस हद तक इंजर हो जाते हैं कि सीरियसली उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी है हाथों की,
साथ ही में अब मांसपेशियां फट रही है। बारडॉग उस ग्लास को नहीं तोड़ सकता, बट वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं। गिने एकदम से रोते रोते कहती है, बारडॉग तुम काफ़ी बड़े गधे हो, तुम मेरी बातों को कब मानना स्टार्ट करोगे?